अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर वेरी वेल। सो ओके, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने सेकंड टूल पाइथन को स्टार्ट करेंगे। और पाइथन हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है, डेटा एनालिसिस से रिलेटेड भी, डेटा साइंस से रिलेटेड भी, और बहुत सी फील्ड में हमारे पास ये पाइथन यूज़ होती है। यानी कि हमारे पास डेवलपमेंट में पाइथन यूज़ होती है, वो चाहे किसी भी तरह की डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, कोई गेम डेवलपिंग है, तो उसमें हमारे पास पाइथन यूज़ होती है। साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए पाइथन हमारे पास यूज़ होती है। नेटवर्किंग में, साइबर सिक्योरिटी में, उसके बाद ऑटोमेशन में, हमारे पास विजुअलाइजेशन में पाइथन यूज़ होती है। तो बहुत सी फील्ड्स में हमारे पास पाइथन यूज़ होती है। इसी तरह डेटा एनालिसिस में भी जो एनालिस्ट होते हैं वो भी पाइथन को यूज़ करते हैं। कि इसमें हम लोग अपनी एक तो जो फाइल्स होती हैं उनको भी इजीली इंपोर्ट कर लेते हैं। किसी भी तरह के फॉर्मूले या फंक्शंस की हमें इसमें मुश्किल या ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट हम इसमें एक सिंपल सा कोड अपना राइट करते हैं और उसी के रिगार्डलेस हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले हो जाती है। यानी इसमें नल वैल्यूज़ डिटेक्ट करना और उनको रिमूव करना, उनको फिल करना बहुत आसान होता है। इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या एनालिसिस परफॉर्म करना बहुत ईजी होता है। विद इन द स्टेप्स फ्यू लाइन ऑफ कोड्स में हम अपने इस पूरे टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर जो हमने एक्सेल के कुछ फंक्शंस मेथड्स पढ़े थे वही हमारे पास यहाँ पर भी यूज़ होंगे। लाइक पिवट टेबल्स है हमारे पास, ग्रुपिंग है, ग्रुप बाय है, एग्रीगेशन फंक्शंस हैं, मीन मीडियन मॉड स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस सारे यहाँ पर हमारे पास यूज़ होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पाइथन के लिए जो इन्वायरमेंट, जो टूल हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो मैंने आपको बताए थे कि हमारे पास एनाकोंडा नेविगेटर, जिसके अंदर जुपिटर नोटबुक होगी, उसको यूज़ कर सकते हैं। VS कोड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी हमें अपनी एक्सटेंशन जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर उस नोटबुक के अंदर हम लोग वर्किंग करेंगे। और इसी तरह फिर हम लोग अपनी गूगल कोलैब का मैंने कहा था जो क्लाउड बेस है, जो हमारी ड्राइव पर इजीली कनेक्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। और हम लोग anaconda.com क्लाउड बेस हमारे पास एक वेब ऐप है और उसी के अंदर जुपिटर नोटबुक लॉन्च करनी पड़ती है, तो वो भी क्लाउड बेस है। अच्छा, क्लाउड बेस का एक ये भी यूजेज है, बेनिफिट है कि सिस्टम में इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं बनती, सिर्फ वहाँ पे हमने साइन अप करना होता है। लेकिन फिर एक साथ में ये भी है कि अगर हमें समटाइम्स कोई काम करना पड़ जाए, अपनी वो नोटबुक को गेट करना हो, तो उसके लिए फिर इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि हम किसी भी दूसरे सिस्टम से अपने इस क्लाउड बेस अकाउंट का एक्सेस कर सकते हैं ईजिली। लेकिन जो एनाकोंडा नेविगेटर और जुपिटर नोटबुक है वो हमारे पास लोकल वेब ब्राउज़र की तरह वर्क करती है गूगल पे ही, लेकिन वो ऑफलाइन भी हमारे पास चलती रहती है। उसके अंदर कोड वगैरह हम लोग लिखते रहते हैं। तो क्लास हम लोग अपनी स्टार्ट करते हैं जिस तरह मैंने कहा था कि गूगल कोलैब का हम लोग यूज़ करते हुए काम करेंगे। बाकी जो टूल्स मैंने बताए हैं उसके अंदर भी जो कोड वगैरह हम लिखेंगे वो सेम होगा, कोड में कोई चेंजिंग्स नहीं होगी, क्योंकि पाइथन जिस तरह के कोड को सिंटैक्स को समझता है, सिंटैक्स कहते हैं सेट ऑफ रूल्स, जो हम लोग कोड लिखते हैं तो उसके कुछ एथिक्स होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करते हुए लिखेंगे तो वो एग्जैक्ट यही समझेगा ये पाइथन का हमारे पास कोड है। तो उसके लिए हम यहाँ पर गूगल कोलैब का यूज़ करेंगे। स्क्रीन विजिबल है? ओके, श्योर। आवाज़ भी क्लियर है? सॉरी। जस्ट वेट अ मोमेंट। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो मुझे थोड़ा सा बता दें कि हम कौन से टूल यूज़ करेंगे पाइथन के लिए। पाइथन के लिए मैंने बता दिया है, गूगल कोलैब का हम लोग यूज़ करेंगे। ये कोड एडिटर है? यस। सॉरी। ये कोड एडिटर है, VS कोड जी हाँ, वगैरह? जी हाँ, वो मैं डेफिनेटली बता चुका हूँ, साथ साथ मैं फिर बताता रहूँगा, डोंट वरी। आपने जस्ट अपने गूगल पे गूगल कोलैब लिखना है तो आपके पास ये फर्स्ट यहाँ पर लिंक आ जाएगा। आपने इसी लिंक पे क्लिक करना है तो वो
डायरेक्टली आपकी जो है वो गूगल कोलैब को आपकी ड्राइव के साथ लिंक कर देगा। हाँ, ये है कि वो आपके पास बिल्कुल इंटरफेस ऐसा ही आएगा। या तो वो स्टार्टिंग पे आपसे साइन अप मांग लेगा, साइनिंग आपको करना पड़ेगा, या फिर जब आप यहाँ पर कोड लिख कर उसको रन करने लगेंगे तो फिर वो आपसे साइनिंग का कहेगा। तो उसमें आपने अपनी ईमेल और पासवर्ड जिस ड्राइव के साथ लिंक है वही आपने इसमें ऐड करना है और साइन अप कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर गूगल कोलैब को ओपन किया है तो वो मुझसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने नोटबुक कौन सी ओपन करनी है। नोटबुक जिसमें हर तरह का काम हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि इसमें हम कोई भी अगर हमने रिटर्न कुछ लाइंस लिखनी हो, कोई डिस्क्रिप्शन, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो, लिखना हो, कुछ भी इसके अंदर एक्सप्लेन करना हो अपने कोड को या उसके आउटपुट को, तो वो काम भी हम यहाँ पर अपनी इस जुपिटर नोटबुक या गूगल कोलैब के अंदर लिख सकते हैं, इसलिए इसको नोटबुक भी कहा जाता है। अच्छा, इसकी जो एक्सटेंशन है ना वो होगी .ipynb। तो ये इस नोटबुक की एक्सटेंशन होगी और ये नोटबुक आपके पास गूगल कोलैब पे ही ओपन होगी या फिर जुपिटर नोटबुक पे ओपन होगी। ठीक है, VS कोड पे भी ओपन हो जाएगी, एज ए जुपिटर नोटबुक ही ओपन होगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इसको सिंपली क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल या PDF की तरह नहीं है, या आपके फ़ोन वगैरह पे ओपन नहीं होगी, बल्कि ये इन्हीं एडिटर्स पे ओपन होगी। तो अगर आप गूगल कोलैब का यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, कोई इसमें जो है वो इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो जो मेरी भेजी हुई अगर आपने नोटबुक यहाँ पर ओपन करनी होगी तो आप अपलोड वाली ऑप्शन पे जाएंगे और वहाँ पर आप ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको वो पूछेगा कि आपने कौन सी नोटबुक को अपलोड करना है। तो आप जाहिर सी बात है डाउनलोड्स में जाएंगे, ठीक है, और वो आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने नई नोटबुक ओपन करनी है तो उसके लिए ये यहाँ पर उसने हमें ऑप्शन दी है न्यू नोटबुक की। और अगर रिसेंटली आपने कोई नोटबुक ओपन करनी है तो वो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पर ही मिलेगी। तो यहाँ पर हम न्यू नोटबुक पे क्लिक करते हैं, टाइम लेगा न्यू नोटबुक के लिए। ओके, ये है हमारे पास कोलैब का इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पर कुछ यहाँ पर वो थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह बता रहा है। ठीक है, और ये है हमारे पास नोटबुक। अच्छा, यहाँ पर ये हम इस नोटबुक का अपना नेम भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ python -1। ओके, एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें इसके साथ ये जो .ipynb आ रहा है ये इसकी एक्सटेंशन है। जिस तरह एक्सेल की एक्सटेंशन एक्सेल SE होती है, हमारे पास एक्सेस होती है, और PDF की हमारे पास PDF होती है, वर्ड की हमारे पास वर्ड डॉक होती है, तो इसी तरह हमारे पास इसकी एक्सटेंशन ipynb है। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ मेन्यूज़ हैं, टैब्स हैं, फाइल बार है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, रन टाइम टूल्स और हेल्प है। फ़ाइल के अंदर आप अपनी डिस्क में से कोई चीज़ लोकेट कर सकते हैं। कोई नई अगर नोटबुक आपने इसी वक्त क्रिएट करनी है वो भी आप यहाँ पर फाइल से कर सकते हैं। फिर ओपन करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की भी वो आगे बता रहा है, Ctrl+O प्रेस करें। अपलोड कोई नोटबुक करनी है तो उसके लिए भी हम यहाँ पर ये नोटबुक क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमने अपने सेल्स कोड वाले और इंसर्ट करने हैं तो वो हम यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, और अपने इस करंटली सेल के ऊपर ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं यहाँ पर अगर हम अपना कर्सर लेकर आएंगे तो यहाँ पे भी वो टेक्स्ट और कोड के ऑप्शन दे रहा है। अब कोड जो हम यहाँ पर कोड लिखेंगे, और अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखना है यानी कि वो कोड की फॉर्म में नहीं होगा, सिर्फ टेक्स्ट होगा, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर टेक्स्ट को प्लस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर इससे ऊपर मैं कर देता हूँ सबसे पहले टेक्स्ट को। तो देखें टेक्स्ट पे मैंने यहाँ पर एंटर किया है, डबल टैप करेंगे तो यहाँ पर अब हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। बोल्ड लिखना है तो बोल्ड हम यहाँ पर प्रेस कर लेंगे, ठीक है, वो खुद ही यहाँ पर बोल्ड में लिखता जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेक्चर 1। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने लेक्चर 1 लिख दिया है। ठीक है, बस इतना ही हमारे पास। ठीक है, लेक्चर 1 यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो ये देखें ये मेरे पास टेक्स्ट की फॉर्म में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है लेक्चर 1।
उसके बाद ये अब यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे। एआई से जनरेट कोड करवाना है तो वो भी हमें यहाँ पर हेल्प करेगा। ठीक है, एआई का भी यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी। एआई से भी कोई हमने प्रॉब्लम, अगर ड्यूरिंग द कोड कोई एरर आ रहा है तो उसके लिए जो एआई के बाकी टूल्स हम यूज़ करते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के अंदर हमारे पास एआई भी यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। सो अच्छा, पाइथन का कोड हम लिखते हैं। पाइथन में हमारे पास हर एक चीज़ कोड के फॉर्म में एक सिंटेक्स को फॉलो करते हुए यूज़ की जाती है। यानी कि अगर मुझे एक लाइन प्रिंट करवानी है तो उसके लिए पाइथन के अंदर ये प्रिंट नाम का फंक्शन मैं यूज़ करता हूँ। हम यूज़ करेंगे प्रिंट, ये IO यानी इनपुट आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए ये फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का अपना, वो यूज़ होता है प्रिंट। अब मुझे अगर कुछ टेक्स्ट लिखना है तो वो मैं यहाँ पर लिखूँगा डबल कोट्स के अंदर। सो मैंने लिख दिया वेलकम टू पाइथन्स क्लास। अच्छा, अब यहाँ पर देखें डबल स्ट्रिंग के अंदर मैंने अपना ये एक टेक्स्ट लिख दिया है वेलकम टू पाइथन्स क्लास। लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर आ जाए अपॉस्ट्रोफी तो फिर हमेशा डबल कोट्स का ही यूज़ करना है। अच्छा, अब इस सेल को रन किस तरह से करना है? ये एक तो ऑप्शन है रन ऑल की, तो जितने भी सेल्स होंगे वो सारे के सारे एक वक्त में रन हो जाएंगे। सेकंड आप काम कर सकते हैं, ये मेरे पास एग्जीक्यूट करवाने के लिए यहाँ पर ये एक बटन भी बना है, इसको भी हम रन कर सकते हैं। और वो एक शॉर्टकट की भी बता रहा है, कंट्रोल प्लस एंटर को आप प्रेस करें, कंट्रोल प्लस एंटर को, तो हमारे पास ये यहाँ पर कोड डिस्प्ले होगा। जस्ट वेट, यहाँ पर ये देखें वो कनेक्ट कर रहा है अपने कर्नल से, कर्नल यानी कि जो इस कोड को रन करेगा। तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास ये आउटपुट डिस्प्ले हो चुकी है। ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ मैंने एक प्रिंट फंक्शन लिखा है और उसकी पैरेंथेसिस के अंदर जब हमने कोई लेटर्स, कोई करैक्टर्स, वर्ड्स लिखने हों तो फिर वो हम डबल या सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं। और उसके अंदर मैंने लिखा है वेलकम टू पाइथन्स क्लास, बस आगे कुछ सेमीकोलन नहीं लगाना। यही सिंपल सिंटैक्स है पाइथन का। यही अगर आप सिंटैक्स अपनी VS कोड में भी लिखेंगे, जुपिटर नोटबुक में लिखेंगे, ऑनलाइन जो पाइथन कंपाइलर होता है उसमें लिखेंगे तो आपके पास यही आउटपुट डिस्प्ले होगी। ओके, सो बहुत हमारे पास ये जो है वो इजी यहाँ पर कोड है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल नेम डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, सॉफ्टवेयर ही है ये, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन ये भी हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया। सॉफ्टवेयर की हम क्या डेफिनेशन पढ़ते थे कि जो हमारी प्रॉब्लम्स को, जो हमारे टास्क को सॉल्व करता है। तो ये हमारे पास टूल बेसिकली कहते हैं, वो एडिटर होता है जिसके अंदर हम ये कोड लिखते हैं, वो भी इटसेल्फ सॉफ्टवेयर ही होता है। तो उसके अंदर जिस तरह मैंने इसकी एग्जांपल दी थी कि अगर हमने कोई क्लास लेनी हो तो स्पेसिफिक क्लास के इन्वायरमेंट में ही हम लोग जाकर बैठेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डेटा एनालिसिस की क्लास ले रहे हैं, पाइथन की क्लास ले रहे हैं, तो उसके लिए हम वीडियो एडिटिंग वाले कोर्स में इनरोल नहीं करेंगे। ठीक है, तो चूँकि जिस इन्वायरमेंट में हमने पढ़ना होता है, काम करना होता है, उसी तरह का इन्वायरमेंट हम चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वो टूल, वो एडिटर हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पर वेरिएबल्स हमारे पास हमेशा जो स्टार्ट होगा वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए वेरिएबल। अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल को डिफ़ाइन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वेरिएबल एक कंटेनर होता है, एक बॉक्स होता है, जिसके अंदर जो वैल्यू हम लोग इंसर्ट करते हैं, लिखते हैं, उस वेरिएबल को असाइन करते हैं, वो ही हमारे पास
कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होती है उस वेरिएबल के नाम से। यानी और अगर सिंपल एग्जांपल दूं तो हम लोगों ने अगर अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड के घर जाना हो तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए उसका? बिल्कुल, एड्रेस पता होना चाहिए। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी वैल्यू को हमने अगर मेमोरी में स्टोर करवाना हो तो उसके लिए एक एड्रेस होना ज़रूरी होता है। तो उसी एड्रेस को हम लोग यहाँ पर वेरिएबल नेम भी कहते हैं कि वो उस रेफरेंस से मेमोरी के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। क्योंकि वैल्यू हो सकता है कि फॉर एग्जांपल, चलें सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं कि एक वैल्यू मेरे पास 50 है, हो सकता है वो 50 कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर मल्टीपल्स टाइम्स हो, लेकिन कौन सी एग्जैक्ट 50 वैल्यू मुझे चाहिए, वो फिर चाहे 50.0 हो या पूरी की पूरी 50 हो, तो वो मैं उसके वेरिएबल नेम से उसको कॉल करूँगा। तो इसकी एग्जांपल इसलिए कहा था कि वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल्स चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, अगर और सिंपल एग्जांपल ले लें तो जिस तरह हम लोग अपने सीजन्स के अकॉर्डिंग अपने कपड़े जो हैं वो क्या करते हैं, सेट करते हैं, रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि इस बैग में या इस शॉपर में सर्दियों के कपड़े हैं, इसके अंदर गर्मियों के कपड़े हैं। ठीक है, फिर उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको चूज़ करते हैं और उसमें से फिर अपने कपड़े वगैरह निकाल लेते हैं। ये एक और सिंपल एग्जांपल थी। तो आई होप कि समझ आई होगी आपको कि वेरिएबल डिफ़ाइन करना क्यों ज़रूरी होता है। ओके, यहाँ पर हम लिख लेते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल स्टार्ट किया, राइट किया नेम का। तो यहाँ पर बेसिकली जो वेरिएबल नेम होते हैं वो सिंपल होने चाहिए। ठीक है, ये रूल ऑफ वेरिएबल नेम्स हम कह सकते हैं कि सिंपल होने चाहिए, जो इजी टू रिमेंबर भी रहे बाद में कॉल करने के लिए। और फिर स्टार्ट जो है वो अल्फ़ाबेट से होने चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर अब इसी वेरिएबल के साथ हम एक देख लेते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। यहाँ पर ये हम देख लेते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। अब जाहिर सी बात है, हम अगर एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं जो डेटा कहलाता है, तो वो डेटा किस किस्म का होता है, यानी कि हमने एक वेरिएबल को वैल्यू तो देनी है। ठीक है, तो वो किस किस्म की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हमारे पास पाइथन के अंदर 5 डेटा टाइप्स होती हैं: न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बूलियन, सेट, सीक्वेंस टाइप। पहली है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक यानी कि नंबर्स। अब वो नंबर्स इंटीजर्स भी हो सकते हैं, वो नंबर्स फ्लोट भी हो सकते हैं। और एक और डाटा टाइप है कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप। अच्छा, कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप में आपको एक एग्जांपल हम लोग अपनी क्लास मैथ्स में पढ़ते होते थे, रियल और इमेजिनरी नंबर्स हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो यहाँ पर हमारे पास डाटा टाइप है। फिर एक डिक्शनरी डाटा टाइप है। वन बाय वन हम अपनी डाटा टाइप्स को कोड की फॉर्म में लिखकर भी देखेंगे। बूलियन है, सेट है, और सेट का भी वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यूनियन इंटरसेक्ट में सेट का पढ़ते थे, जिसमें यूनिक वैल्यूज़ होती हैं। और सीक्वेंस डाटा टाइप में स्ट्रिंग, टप्पल, लिस्ट होती है। तो ये डाटा टाइप्स बताती हैं कि इस वेरिएबल को, ये जो NAME नाम का वेरिएबल है, इस वेरिएबल को मैं कौन सी वैल्यू देना चाह रहा हूँ। तो जो स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है, स्ट्रिंग डाटा टाइप हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखी जाती है, जिस तरह ये मैंने लिखा था, वेलकम टू द पाइथन क्लास। तो ये स्ट्रिंग थी, वेरिएबल्स थे, तो ये डबल या सिंगल कोट्स में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैंने लिख दिया फारूक। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप है। ओके, और ये जो मैंने यहाँ पर हैश के बाद लिखा है, इसको हम लोग कमेंट कहते हैं। ठीक है, पाइथन के अंदर ये कोड वाले सेल के अंदर जब हम लोग हैश लिखते हैं तो ये
कमेंट कहलाता है, और कमेंट आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होता। जिस तरह मैंने इस सेल को रन किया है तो मेरे पास अभी आउटपुट कुछ भी नहीं आई, ठीक है, ना ही कोई एरर आया है, तो ये कमेंट है हमारे पास। यहाँ पर अगर मैं नेम, प्रिंट और नेम, अब यहाँ पर मैंने नेम डबल कोट्स के अंदर क्यों नहीं लिखा? नेम वेरिएबल है। एग्जैक्टली क्योंकि ये वेरिएबल है, और जब हम वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं, कॉल करवाते हैं, तो उसको डबल कोट्स में नहीं लिखते, क्योंकि डबल कोट्स में हम वही लिखते हैं जो मैसेज हमने डिस्प्ले करवाना होता है। तो इसको हम यहाँ पर रन करेंगे तो देखें, लिखा मैंने नेम है, वेरिएबल नेम, लेकिन उसने फ़ारूक मुझे किस तरह से दे दिया है आउटपुट में, हालांकि मैंने इस सेल में ये वेरिएबल नेम और उसकी वैल्यू को डिफ़ाइन किया था। तो चूंकि मेमोरी में एक कंटेनर बन गया था नेम नाम का, और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर थी, मौजूद थी, वो फ़ारूक थी। तो जैसे ही मैंने इसमें यहाँ पर नेम कॉल किया तो उसने मेमोरी में जाके इस नाम के एड्रेस को लोकेट किया और उसकी वैल्यू को आउटपुट में डिस्प्ले करवाया। चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे पास रेफरेंस, ऑब्जेक्ट रेफरेंस का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिक्स तब तक ही वो रहेगी जब तक हम उस वेरिएबल को कोई दूसरी वैल्यू असाइन ना कर दें। जब जाहिर सी बात है उसको हम दूसरी वैल्यू असाइन करेंगे तो वो डेफिनेटली चेंज तो होगी ही। जिस तरह हमें फॉर एग्जांपल हम लोग हमारा नाम रखा जाता है बचपन में, तो फिर हमारा नाम चेंज भी किया जाता है, तो जाहिर सी बात है जो नेम चेंज कर दिया जाता है, जो नया नाम रखा जाता है, फिर उसी के हिसाब से हमें बुलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पाइथन में वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिलहाल अभी ये वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, फिर उस तरफ हम मूव करेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट डाटा टाइप थी स्ट्रिंग डाटा टाइप, ठीक है, जो कि सीक्वेंस में भी आ जाती है, लेकिन इसको हम लोग स्ट्रिंग डाटा टाइप भी कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं 1 2 और उसके बाद लिख दूँ एज, और इसको मैं यहाँ पर अगर रन करूँ तो देखें उसने मुझे क्या दे दिया है, एरर, ठीक है। तो एरर यही है कि जो मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और फिर वेरिएबल नेम्स अगर हमारे पास 2-3 वर्ड्स हैं तो उनके दरमियान फिर स्पेस भी नहीं होना चाहिए। तो उससे बेहतर है कि हम लोग अंडरस्कोर का यूज़ कर लें। जिस तरह चलें, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, पर्सन एज है, तो अब मैं पर्सन और एज नहीं लिखूँगा, मैं क्या करूँगा, इन दोनों के दरमियान स्पेस ना आए उसके लिए हम यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज़ कर लेंगे। अब ये पूरा एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर दे देता हूँ 20, तो ये मेरे पास न्यूमेरिक डाटा टाइप है। और इसी को हम यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं, तो ये मेरे पास यहाँ पर 20 आ गया। अच्छा, अब ये किस तरह से हमें पता चलेगा कि वाकई ही ये जो 20 है ये न्यूमेरिक डाटा टाइप है? न्यूमेरिक डाटा टाइप में मतलब इंटीजर डाटा टाइप है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीजर डाटा टाइप है। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक टाइप बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं। अब ये जो बिल्ट इन फंक्शन का मतलब है कि वो पहले से ही बने हुए फंक्शंस हैं, हम जस्ट उनको कॉल करते हैं और अपना टास्क कंप्लीट करवाते हैं। जिस तरह मैंने प्रिंट का यूज़ किया, तो ये प्रिंट पहले से बना हुआ फंक्शन था, ठीक है। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, उसको भी हम लोग परफॉर्म करके देखते हैं। तो जिस तरह से हमने यूज़ किया था प्रिंट फंक्शन, इसी तरह यहाँ पर हम एक टाइप बिल्ट इन फंक्शन भी यूज़ करते हैं, जो हमारे पास यूज़ होता है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए कि वो किस किस्म की है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप, और इसकी पैरेंथेसिस में मैं पहले पास कर देता हूँ नेम। अच्छा, यहाँ पर प्रिंट का यूज़ कर लेते हैं, और इसी तरह टाइप पर्सन एज। तो यहाँ पर देखें उसने पहले की मुझे क्या दे दिया है, str मतलब स्ट्रिंग। तो नेम वेरिएबल की स्ट्रिंग मेरे पास डाटा टाइप कौन सी थी, स्ट्रिंग। तो इसका मतलब है कि जो हम लोग वेरिएबल की को वैल्यू असाइन कर रहे हैं वाकई ही पाइथन को पता है कि ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है। देन पॉइंट वो आ जाते हैं जिसमें हमारे पास पॉइंट्स वाले नंबर्स होते हैं।
अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि लिस्ट डेटा टाइप क्या होती है। सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट डेटा टाइप को हम लोग कवर कर लेते हैं। लिस्ट बेसिकली कहते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक वक्त में मल्टीपल्स एलिमेंट्स मौजूद हों, वो हमारे पास लिस्ट कहलाती है। यहाँ पर एज अ डाटा टाइप इसको हम देखते हैं, बाकी आगे हमारे पास इसमें मल्टीपल्स मेथड्स यूज़ होते हैं जो एज अ डाटा स्ट्रक्चर हम कवर करेंगे। तो लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल्स हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं लिस्ट। यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और मल्टीपल्स एलिमेंट्स यानी 1 2 3 कॉमा लगाते हुए, और इसी तरह स्ट्रिंग डेटा टाइप भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। सो ये देखें, यहाँ पर मेरे पास ये प्रिंट हो चुका है, लेकिन इसी के साथ अगर हम इसकी टाइप भी देख लें, सो ये देखें उसने इसकी डाटा टाइप भी क्या कहा है कि लिस्ट डाटा टाइप है। तो लिस्ट डाटा टाइप जिसमें हमारे पास एक वक्त में मल्टीपल्स डिफरेंट डाटा टाइप्स के एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो लिस्ट होती है हमारे पास। देन हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर है टप्पल डाटा टाइप। अच्छा, टप्पल भी हमारे पास पैरेंथेसिस के अंदर यूज़ की जाती है। देखिए उसने मुझे यहाँ पर ऑटोमेटिकली बता दिया है कि एग्जांपल के तौर पर आप ये चीज़ लिखना चाह रहे हैं, तो देखिए मुझे कुछ भी और लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए गूगल कोलैब का इस बेनिफिट के लिहाज से भी हम लिख सकते हैं कि वो सजेस्ट करता है साथ साथ के आगे आप ये लिखना चाह रहे हैं तो टैब बटन प्रेस कर दें। इसी तरह VS कोड के अंदर भी हमारे पास ये चीज़ यूज़ होती है, लेकिन जो जुपिटर नोटबुक है उसमें सारा काम हमें खुद ही लिखना पड़ता है। तो टप्पल हमारे पास आ जाती है जो पैरेंथेसिस का यूज़ करते हुए हम उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स स्टोर करवाते हैं, तो वो हमारे पास टप्पल यूज़ होती है और इसकी टाइप भी टप्पल है। लेकिन इन दोनों में, लिस्ट और टप्पल में डिफरेंस क्या है? वो यही डिफरेंस है कि जो लिस्ट है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो टप्पल है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इज इट क्लियर? डेटा को चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल को। डेटा को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि जब हमारे पास ऐसा डाटा मौजूद हो जो लॉन्ग टर्म तक अनचेंजेबल रहे, तो फिर हम तो वो फिर टप्पल हम का यूज़ कर टप्पल, सकते हैं। तो उसको हम डिफाइन टप्पल में करेंगे। यस, और अगर टाइम टू टाइम चेंज करना है देन वी शुड यूज़ लिस्ट। और फिर जब हमारे पास मतलब डेटा एक बहुत ज़्यादा है और हमने सिर्फ उसको बार बार यूज़ करना है, तो फिर उस डेटा को हम वेरिएबल बना लें। नहीं, अगर आपने प्रोसेसिंग के लिए बार बार यूज़ करना है तो फिर भी टप्पल का यूज़ किया जा सकता है। स्टोर करवाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि उसमें हमारे पास टप्पल में चेंज तो नहीं होगा, ठीक है। चेंज अगर आपने करना है डेटा को बार बार, तो फिर तो लिस्ट ही यूज़ करेंगे आप, फिर टप्पल बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगी। ठीक है। और फिर बाद में जब हमने उनको यूज़ करना है तो उसको हम एज अ वेरिएबल बना के यूज़ करेंगे। वेरिएबल का तो यूज़ करते हुए आपने स्टोर करना ही करना है उसको, ठीक है। यूज़ आपने बाद में उसमें से एलिमेंट्स गेट करने हो, डेटा को आपने गेट करना हो, वो आप टप्पल में भी कर सकते हैं। वो आप सारी चीज़ें टप्पल में भी कर सकते हैं। काउंट करना है, लूप का यूज़ करना है, वो हम लोग टप्पल में भी कर सकते हैं। बस फ़र्क ये है कि हम टप्पल में दोबारा कोई टप्पल क्रिएट करने के बाद उसके अंदर कोई नया एलिमेंट वो ऐड नहीं कर सकते। डिलीट कर सकते हैं लेकिन ऐड नहीं कर सकते। ओके, सो उसके लिए हम लोग टप्पल और लिस्ट में ये हमारे पास डिफरेंस था। बाकी आगे एज अ डाटा स्ट्रक्चर ये हमारे पास इनके अंदर मेथड्स भी यूज़ होते हैं, तो उस टाइम पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो डाटा टाइप है दैट इज़ सेट।
सेट डाटा टाइप हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज़ करते हैं। देखें, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग सेट के एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं और मल्टीपल्स एलिमेंट्स हो सकते हैं। मल्टीपल से मुराद है कि मल्टीपल्स डेटा टाइप्स के, लेकिन इसके अंदर हमारे पास डुप्लीकेशंस अलाउ नहीं होती। जिस तरह यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ तो मैंने जो सेट क्रिएट की थी वो 1 2 3 अली 1 2 3 एलिमेंट्स की थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको प्रिंट करवाया तो मेरे पास सिर्फ ये 1 2 3 और अली ही आया है। तो सेट में हमेशा यूनिक, यानी जब भी हमने यूनिक एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हो तो उसके लिए हम लोग सेट का भी यूज़ कर सकते हैं, और इन्हीं के हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन भी यूज़ होते हैं। सेट का बिल्ट इन फंक्शन SCT सेट है, यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास डेटा मौजूद है लिस्ट में, मुझे उसको कन्वर्ट करना है सेट में, तो उसके लिए हम फिर इनके बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ करते हैं जो कन्वर्जन मेथड्स कहलाते हैं, या फिर कह सकते हैं हम टाइप कास्टिंग। देन नेक्स्ट डेटा टाइप डिक्शनरी। अच्छा, डिक्शनरी डेटा टाइप जिसके अंदर की वैल्यू का पेयर होता है। डिक्शनरी डेटा टाइप जिसके अंदर की वैल्यू का पेयर होता है। यहाँ पर ये है, मैं आपके साथ पिक्चर के साथ शेयर कर देता हूँ, जिसमें हमारे पास एक की होती है। अच्छा, वो की नंबर्स में भी हो सकती है, वो की हमारे पास अल्फ़ाबेट्स में भी हो सकती है, और उसी की वैल्यू होती है। अगर इसमें और एग्जांपल आपको दूं तो अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करवानी है, स्पेसिफिक पर्सन की इन्फॉर्मेशन हमने अगर स्टोर करवानी है, तो उसके लिए हमारे पास ये डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। दोनों की और वैल्यू को सेपरेट करते हैं कॉलन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये की है, कॉलन, और फिर उसकी वैल्यू है। तो ये कॉन्सेप्ट डिक्शनरी का हमारे पास यहाँ पर यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पर देखें मेरे पास ये नेम नाम की है और ये इसकी वैल्यू है। फिर एक और एज नाम की है और उसकी वैल्यू है। तो यानी कि किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करनी है तो उसके लिए हम डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, और इसकी जो बिल्ट इन फंक्शन है वो है डिक्ट, यानी कि डिक्शनरी डाटा टाइप है ये हमारे पास। और एक लास्ट डाटा टाइप है हमारे पास बूलियन डाटा टाइप। अच्छा, बूलियन डाटा टाइप का किसी को आइडिया होगा? जो हमारे पास ट्रू फॉल्स होते हैं या 0 और 1 होते हैं, ये हमारे पास बूलियन डाटा टाइप कहलाते हैं। 0 और 1 को यहाँ पर तो मैंने इसकी जो है वो टाइप कास्टिंग हो गई है। 0 हमेशा फॉल्स होता है और 1 या फिर कोई ना तो कोई वैल्यू जब मौजूद हो तो वो ट्रू होती है। और यहाँ पर मैंने इसकी टाइप भी मालूम करवाई कि ये ट्रू जो एक वैल्यू है, बूलियन डाटा टाइप, बूलियन वैल्यू है पाइथन में, ये किस किस्म की है। तो उसने मुझे कहा है कि ये बूल यानी कि बूलियन डाटा टाइप है। तो ट्रू फॉल्स। अब हम लोग अगर कोई इक्वालिटी चेक करने के लिए या कंपैरिजन ऑपरेटर्स का जब यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास यहाँ पर पाइथन में ट्रू और फॉल्स बूलियंस डाटा टाइप में आंसर आता है। तो इसको हम लोग कहते हैं बूलियन डाटा टाइप। तो ये हमारे पास पाइथन के अंदर डाटा टाइप्स थी, ट्रू और फॉल्स, बूलियन डाटा टाइप, सेट्स जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग डिक्लेयर करते हैं, और उसमें यूनिक वैल्यूज़ ही हमेशा मौजूद होती हैं। देन टप्पल और लिस्ट जो कि पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हुए डिक्लेयर करते हैं। डिफरेंट मल्टीपल्स डाटा टाइप्स के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। देन हमारे पास न्यूमेरिक डाटा टाइप थी जो इंटीजर फ्लोट होती है, और हमारे पास डिक्शनरी डाटा टाइप थी, उसका भी यूज़ कर्ली ब्रेसेस का ही करते हैं, लेकिन उसके अंदर की और वैल्यू का
पेयर आ जाता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर पाइथन के अंदर डाटा टाइप्स यानी कि इस किस्म की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग आगे जब डेटास पे वर्क करेंगे तो फिर डेटा में हमारे पास किस किस्म की वैल्यूज़ होती हैं, नंबर्स होते हैं, पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं हमारे पास इंटीजर और फ्लोट। इंटीजर और फ्लोट में भाई इंटीजर वो नंबर्स होते हैं जिसमें पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होता, और फ्लोट वो नंबर्स होते हैं जिसके अंदर पॉइंट मौजूद होता है। ठीक है, डेसिमल नंबर्स को फ्लोटिंग नंबर्स या फ्लोट नंबर्स कहते हैं, और इंटीजर जिसमें पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होता, जो सिंपल 20, 30, 40, 1, 0, 10, 11, 100, 1000 ये वाले नंबर्स इंटीजर हैं। और फ्लॉट वाले नंबर्स 32.5, 32.8, 3.7, 3.0 ये फ्लॉट वाले नंबर्स हैं। तो ओके, सो जो डेटा के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ मौजूद होती हैं वो होती हैं, स्ट्रिंग भी होती है, उसमें नंबर्स भी होते हैं हमारे पास। ठीक है, वो तो आपकी ये कहीं पे लिमिटेशंस नहीं है। अगर 1000 है, आपके पास एक वैल्यू है 1000, तो वो 1000 ही रहेगी, वो आगे बढ़ती नहीं जाएगी। अगर आपके पास फ्लॉट में भी कोई नंबर आ रहा है तो वो उतने ही टाइम्स आपके पास आएगा। ठीक है, जिस तरह हम लोग समटाइम्स एक नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट टाइम चलता रहता है। यानी कोई नंबर हमने अगर डिवाइड कर दिया है 1/3, तो फिर हमारे पास आंसर जो है वो 0.3333 अप टू सोन आता जाएगा। तो ये इनफाइनाइट है हमारे पास। वो फिर मेमोरी के अकॉर्डिंग आप पूछ रहे होंगे। ठीक है, मेमोरी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो डिफरेंट है उसका कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पे हमारे पास रिलेटेड उससे नहीं है, लेकिन एज अ डेटा टाइप हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ मौजूद होती हैं। अच्छा, आपका वो एक क्वेश्चन था जो कि स्पेशल करेक्टर से नेम स्टार्ट हो सकता है, तो उसको हम यहाँ पर स्टार्ट देखते हैं। सॉरी, @ नेम इक्वल, चलिए यहाँ पर मैं फ़िलहाल 1 2 3 ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखें मेरे पास क्या आ चुका है, एरर आ चुका है। ठीक है, तो हमारे पास हमेशा अल्फ़ाबेट से नाम स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा चलिए यहाँ पर कोई और भी अगर हम लेकर देख लें, अंडरस्कोर में हमारे पास तो मोस्टली यूज़ हो जाता है। हाँ, अंडरस्कोर में हमारे पास ये मोस्टली यूज़ नेम अलाउ हो जाते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई स्पेशल करेक्टर से नेम स्टार्ट नहीं हो सकता, ना नंबर से हो सकता है। लेकिन बेहतर यही है कि हमेशा हम लोग अल्फ़ाबेट्स का ही यूज़ करेंगे कोई भी वेरिएबल असाइन करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? सर ये अंडरस्कोर आपने बताया था कि हम जब स्पेस नहीं डालना चाह रहे तब यूज करते हैं, वो उसका क्या मतलब समझ नहीं आई थी। क्योंकि वो फिर डिटेक्ट करेगा एरर को, क्योंकि वो यही समझेगा कि आप यहाँ पर एक वेरिएबल नेम दो तरह से कैसे हो सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल चलें यहाँ पर हम करके देखते हैं कि मैंने यहाँ पर ले लिया है नेम, बल्कि वो पर्सन एज वाला ही ले लेते हैं, पर्सन स्पेस एज इक्वल 23। तो ये देखें एरर आ गया है, इनवैलिड सिंटेक्स। सिंटेक्स कहते ही इसको हैं कि जिसमें सेट ऑफ रूल्स को फॉलो किया जाता है। जिस तरह अगर हम लोग कहते हैं कि ये रूल्स और रेगुलेशंस आपने क्लास में बैठने के या फिर आपने किसी भी इन्वायरमेंट में बैठने के लिए आपने ये रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। इसी तरह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका सिंटेक्स होता है कि आपने उसी सिंटेक्स को फॉलो करना है। अब यहाँ पर एक ये वेरिएबल नेम मेरे मुताबिक तो एक है, पर्सन एज, लेकिन पाइथन उसको अलग अलग डिटेक्ट कर रहा है। वो इसको समझ नहीं पा रहा कि ये एक ही वेरिएबल है या फिर दो वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए उसने यहाँ पर एरर दे दिया है। तो इसी स्पेस को ख़त्म करने के लिए और कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम लोग फिर अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं। जो अंडरस्कोर क्या काम करता है, दोनों नाम को मिला देता है, जिससे फिर वो एक वेरिएबल नेम बन जाता है।
अच्छा, वो एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। ओके, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल नेम डिफाइन किया, फॉर एग्जांपल var_1 नाम का, ठीक है, और इसको मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी है, दैट इज़ 50। ठीक है, अब ये 50 यहाँ पर मेरे पास स्टोर हो गया है मेमोरी में var_1 नाम के वेरिएबल से। लेकिन अगर एक और वेरिएबल मेरे पास यहाँ पे आया है var_2 नाम का, और var_2 जो है वो वैल्यू को, उसने भी अपनी जो वैल्यू मेमोरी में स्टोर करवानी है वो 50 ही करवानी है। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस किस तरह से काम करता है कि ये जो 50 है ये एक ऑब्जेक्ट है, एक वैल्यू है। अब बार बार 50 हर एक नए वेरिएबल को देने की बजाय, क्योंकि हर वेरिएबल भी मेमोरी के अंदर बनता जाएगा, कंटेनर बनाता जाएगा, स्पेस को, मेमोरी की जो जगह होगी उसको ऑक्यूपाई करता जाएगा। तो अगर एक ही वैल्यू मल्टीपल्स डिफरेंट वेरिएबल्स को असाइन करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस एक तो गैर मामूली जो है वो चली जाएगी, फिर बाद में हमें इशू हो सकता है। तो उसी वेरिएबल को वो जो 50 हमने सेम 50 ही वैल्यू असाइन करवानी है, वो अगर पहले से ही किसी वेरिएबल के पास मौजूद होगी तो हम उसका रेफरेंस दे देंगे। यानी नए वाले वेरिएबल को जो वैल्यू मुझे यहाँ पर 50 लिखनी है, उस 50 की जगह मैं जो पुराना वाला 50 है उसका जो रेफरेंस है, जो एड्रेस है var_1 नाम का जो वेरिएबल है, वो ही मैं उसको असाइन कर दूंगा, क्योंकि वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है और उसकी वैल्यू राइट साइड पे होती है। तो अब यहाँ पर ये जैसे ही मैंने इसको असाइन किया है, इसको रन करूँगा तो कोई एरर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि मेमोरी के अंदर डब्बा एक ही बना है, लेकिन उस डब्बे में वेरिएबल नाम का जो बॉक्स है वो एक ही है var_1, और उसके अंदर वैल्यू 50 ही है। लेकिन जब एक नया वेरिएबल आया var_2, उसको मैंने वैल्यू असाइन की है var_1 वाली, तो वो मेमोरी के अंदर जाके उसी बॉक्स को लोकेट करेगा, उसी 50 वैल्यू को लोकेट करेगा। तो ये काम ऑब्जेक्ट रेफरेंस कहलाता है कि जब एक ही वैल्यू मेमोरी में मौजूद हो और उसको डिफरेंट वेरिएबल्स लोकेट कर रहे हों, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है। लेकिन फॉर एग्जांपल कि मुझे यहाँ पर var_1 की वैल्यू को चेंज करना है। अच्छा, यहाँ पर पहले मैं प्रिंट करवा लेता हूँ var_1 की वैल्यू को, तो मेरे पास जाहिर सी बात है क्या आएगी, 50 आएगी। लेकिन यहीं पे अब मुझे var_1 की वैल्यू को चेंज करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर वेरिएबल दोबारा से डिफाइन करूँगा और उसकी वैल्यू यहाँ पर अब मैंने कर दी है 20। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू कर दी है 20। तो अब मुझे यहाँ पर अगर बताएं कि इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी। एग्जैक्टली 20। यहाँ पर ये काम हमारे पास नहीं हो सकता है, हमने सिर्फ एज अ डाटा एनालिस्ट इन चीज़ों को वर्क करना है। ये तो जो है वो हमारे पास वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड नंबर्स ऐड करना है, डेटा एंट्री करनी, वो हमारे पास यहाँ पर लिमिटेशन ऐड होती हैं। यहाँ पर हम ये जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि जब भी हमने डाटा को इंपोर्ट करना होगा या वैल्यूज़ इंसर्ट करनी होगी, कोई लिस्ट क्रिएट करनी होगी जिसके अंदर हमारे पास डाटा मौजूद होता है, तो उसके लिए वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर मेमोरी में जो भी काम हमने टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए वेरिएबल का होना ज़रूरी है। तो उसमें वो आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी मर्ज़ी उसमें वैल्यूज़ ऐड करेंगे, यहाँ पर आप वो लिमिटेशन वाला काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 20 ही वैल्यू आएगी। लेकिन अगर इसी टाइम मैं प्रिंट कर लूँ var_2 की वैल्यू, तो var_2 की मेरे पास क्या वैल्यू आएगी। सॉरी, एग्जैक्टली हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 50, क्योंकि var_1 ने अपनी वैल्यू चेंज की है 20।
जबकि वॉर 1 की पुरानी वैल्यू 50 को ही गेट कर रहा है। अब इसका मतलब है कि जैसे ही इन दोनों वेरिएबल्स में से एक भी वेरिएबल ने अपनी वैल्यू को चेंज किया है तो मेमोरी के अंदर फिर एक और अलग से कंटेनर बन गया है। अब वो कंटेनर के अंदर वैल्यू उसी वेरिएबल की मौजूद होगी। अब वॉर 1 में जहाँ पे 50 स्टोर था अब वो वॉर 2 को मिल गया है और वॉर 1 की वैल्यू जो नहीं आई थी अब वो अलग से मेमोरी में स्टोर हो गई है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं वॉर 2 की भी वैल्यू यहाँ पर मैं असाइन कर देता हूँ 30, तो यहाँ पर अब मेरे पास वॉर 2 की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है 30 आएगी बिल्कुल। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वॉर 1 को भी कॉल करूँ और वॉर 2 को भी कॉल करूँ तो मेरे पास उसकी वैल्यूज़ क्या आएंगी? अगर मैं अलग सेल में इन दोनों की वैल्यूज़ को कॉल करूँ, वॉर 1 और वॉर 2 की वैल्यूज़ को अगर मैं एक ही सेल में कॉल करूँ तो क्या वैल्यूज़ आएंगी? डेफिनेटली हमारे पास वही 20 और 30 ही डिस्प्ले होंगी। तो वो जो अब 50 वाली वैल्यू थी जो सबसे पहले एक वेरिएबल को साइन की गई फिर उसी को दूसरा वेरिएबल भी शेयरिंग हो गई उसके अंदर, ठीक है, ये शेयरिंग मेमोरी भी जिस तरह हम लोग सुनते हैं ना, इसी तरह शेयरिंग वैल्यू भी हम लोग कह सकते हैं। तो वो जो 50 वाली वैल्यू थी वो अब हमारे पास गार्बेज वैल्यू कहलाएगी, यानी कि अब उसका जानने वाला कोई नहीं है, ठीक है, वो लावारिस हो गई है। ओके, तो वो गार्बेज वैल्यू कहलाती है। गार्बेज वैल्यू जाहिर सी बात है कोई जानने वाला नहीं होगा, कोई उसके पास एड्रेस मौजूद नहीं होगा, तो फिर क्या है, उसको हम लोग लोकेट भी नहीं कर सकते। तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में इनका पता होना बहुत ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसमें जो है वो सारी चीज़ें वही पढ़ेंगे जो आगे चलकर हमारे पास यूज़ होंगी। मेथड्स बहुत से हम इसमें पढ़ेंगे, बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ करेंगे, हम इसमें लाइब्रेरीज़ का यूज़ करेंगे, फिर अपने डाटा पे वर्किंग करेंगे। उसी में अगर हमने ऑपरेशंस डाटा के ऊपर परफॉर्म करने हो तो अगर हमें ऑपरेटर्स का नहीं पता होगा, किस तरह से कोड लिखना है, ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो फिर हम उनको परफॉर्म भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 जानना इनका ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, टाइप कास्टिंग का हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ओके, यहाँ पर टाइप कास्टिंग जिसमें हम एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में वैल्यूज़ को चेंज कर दें तो वो हमारे पास टाइप कास्टिंग का मेथड कहलाता है। यानी कि अगर आप स्क्रीन पर यही एग्जांपल देख रहे हैं तो एक वैल्यू है मेरे पास फ्लोट में, फ्लोट पॉइंट्स वाली, मुझे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इंटीजर में जाहिर सी बात है हमारे पास पॉइंट वाले नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते, पॉइंट से पहले वाले हमारे पास मौजूद रहते हैं नंबर्स। तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप कास्टिंग या कन्वर्जन का फंक्शन या मेथड्स यूज़ करते हैं। अच्छा, अब दो तरह की यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें मेथड्स होते हैं मोस्टली यूज़, एक होते हैं इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट वो टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग मेथड है जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि वैल्यू हमारे पास इस वक्त कौन सी मौजूद है डाटा की। यानी कि जिस तरह यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन की 20 और जैसे ही मैंने इसकी टाइप मालूम करवाई बिल्ट इन फंक्शन टाइप का यूज़ करते हुए कि पर्सन एज वेरिएबल की जो वैल्यू 20 है 20 है वो किस तरह की है, यानी किस तरह के डाटा टाइप है, तो उसने मुझे यहाँ पर बताया है INT इंट यानी कि इंटीजर।
तो ये उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि ये क्या है, 20 है, इंटीजर नंबर है, तो ये इम्प्लिसिट है। लेकिन एक्सप्लिसिट जिसमें हम एक्चुअल में टाइप कास्टिंग करते हैं, एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में शिफ्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो वो यहाँ पर जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंटीजर ही ले लेता हूँ नंबर। मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू है 50, चलें 56, मुझे इसको फ्लॉट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर मैंने एक फ्लोटिंग नंबर ले लिया। अब फ्लॉट में कन्वर्ट करना है इस इंटीजर नंबर को, तो उसके लिए मैं यहाँ पर फ्लॉट बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करूँगा, ठीक है, फ्लॉट बिल्ट इन फंक्शन का। अब उसके अंदर मुझे एक वेरिएबल या फिर वैल्यू पास करनी है जो क्या काम करेगी, उसको फ्लॉट में कन्वर्ट करेगी। तो यहाँ पर मैं इंटीजर लिख देता हूँ, क्योंकि इंटीजर वेरिएबल में नाम पास किया है तो वो बेसिकली उसकी वैल्यू को ही यहाँ पर क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, सो ओके, फ्लोटिंग करना है, तो ये देखें यहाँ पर मैंने इंटीजर वेरिएबल नाम की जो वैल्यू थी वो 56 थी, यानी कि इंटीजर डाटा टाइप ही थी, इंट डाटा टाइप। उसको मैंने फ्लोट बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करते हुए किस में कन्वर्ट किया है, डेफिनेटली फ्लोट में, तो वो 56.0 में कन्वर्ट हो गई है। तो ये जब पॉइंट इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है, तो इसका मतलब है कि वो फ्लोटिंग वैल्यू इस वक्त अब मेरे पास मौजूद है। तो ये हमारे पास यहाँ पर टाइप कास्टिंग मेथड यूज़ होता है। लेकिन यही काम अगर मैं करूँ स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर, यानी कि स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है, ठीक है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर ले लिया है फारूक, ठीक है, और स्ट्रिंग डाटा टाइप में हमेशा स्ट्रिंग डाटा टाइप को ही ऐड किया जाएगा। अब वो तो है ही खुद इटसेल्फ स्ट्रिंग, मैं अगर इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करूँ तो उसके लिए हम इंट का यूज़ करते हैं, और इसमें मैंने वेरिएबल नेम पास कर दिया, बेसिकली वो उसकी वैल्यू को ही लोकेट करेगा। तो यहाँ पर उसने मुझे क्या एरर दे दिया है कि मैं स्ट्रिंग डाटा टाइप जिसके अंदर अल्फ़ाबेट स्पेशली मौजूद हों उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर मेरे पास 24 है, अब 24 कुछ भी हमारे पास डबल या सिंगल कोट्स के अंदर अगर नंबर्स भी होंगे तो वो स्ट्रिंग डाटा टाइप ही होगी। अगर मैं इन नंबर्स को कन्वर्ट करना चाहूँ इंटीजर में तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके, क्योंकि ये उसने डिटेक्ट किया है कि डबल कोट्स के अंदर नंबर हैं, 2 4 ये दो नंबर्स हैं, यानी 24, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर मैं आपको यहाँ पे अब हम लोग एग्जांपल अगर लें तो हमारे पास एक फॉर्म आता है, अगर ऑनलाइन फॉर्म की हम बात करें तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम आता है, लेकिन जब वो फॉर्म क्रिएट होता है तो समटाइम्स वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ फुल नेम का भी एक कॉलम बन जाता है, जिसमें वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, हमारा पहला नाम और जो दूसरा नाम होता है उसको वो मिला देता है। तो चूंकि जो नेम हम लोग ऐड करते हैं वो स्ट्रिंग बेस्ड होते हैं, अली, अहमद, रज़ा, ये स्ट्रिंग बेस्ड हैं, तो वो जब ऐड हो जाते हैं तो उसको कहते हैं कंकेट करना। ओके, समझ आ रही है। लेकिन उसी में अगर हमने कोई नंबर की कैलकुलेशन करवानी हो, जिस तरह अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हम लोग अपनी एज अगर कैलकुलेट करवाएं कि कितने जो है वो डेज़ या फिर मंथ्स हो गए हैं, हम एज अपनी कैलकुलेट करवाते हैं, तो उसमें हम अपनी डेट ऑफ बर्थ देते हैं। तो वो डेट ऑफ बर्थ हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप में एज आ यूज़र हम उसमें ऐड करते हैं। बैकएंड पे ये डेवलपिंग का काम आ जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। तो वहाँ पर जब हम अपनी एज एंटर करते हैं, हम तो वहाँ पर नंबर्स ही दे रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो मंथ है वो समटाइम्स स्ट्रिंग में आ जाता है, तो वहाँ पर फिर हमारे पास वो मल्टीपल्स कन्वर्जन के मेथड्स यूज़ होते हैं। फिर वो उन हमारी डेट ऑफ बर्थ को इंटीजर नंबर में कन्वर्ट करता है और फिर उसके ऊपर फॉर्मूले की कैलकुलेशन परफॉर्म करवाता है। तो वहाँ पर ये हमारे पास कन्वर्जन के मेथड्स यूज़ होते हैं।
आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे कि बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ करते हुए हम लोग एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में वैल्यूज़ को शिफ्ट कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अपना यूज़र नेम रखते हैं, समटाइम्स हम लोग अपना यूज़र नेम अपने नेम के साथ कोई नंबर भी रख लेते हैं, तो वो नंबर जो है सबसे पहले स्ट्रिंग डाटा टाइप में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग ही नाम का वेरिएबल ले लिया फारूक, फिर एक मैंने फिर यहाँ पर मैंने एक इंटीजर नंबर ले लिया 24। उसके बाद यहाँ पर अब मैं प्रिंट करवाऊँगा str, और ये देखें यहाँ पर उसने मुझे खुद ही ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शन दे दिया है जो इस इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू 25 को स्ट्रिंग डाटा टाइप में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद फिर फारूक के साथ 25 को क्या कर देगा, जोड़ देगा, मिला देगा। इसको कहते हैं कॉन्केट करना, कॉन्केटिनेशन। ये मेथड हमारे पास कहलाता है, कॉन्केटिनेशन मेथड कहलाता है। तो अब इसको मैं रन करूँगा तो मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर यही काम मैं यहाँ पे विदाउट स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ किए करूँ तो एरर आ जाएगा। और एरर क्या आ रहा है कि सिर्फ हम लोग स्ट्रिंग को ही स्ट्रिंग के साथ कॉन्केट कर सकते हैं, इंटीजर को नहीं। इसलिए यहाँ पर मैंने ये बिल्ट इन फंक्शन str का यूज़ किया जो इंटीजर वाली वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, और फिर ये दोनों आपस में मिल गए हैं। तो इसकी मैंने आपको जो एग्जांपल दी है, हम लोग अपना समटाइम्स किसी वेबसाइट पे या फिर इंस्टाग्राम पे जो हम लोग यूज़र नेम अपना यूज़ करते हैं, लगाते हैं, तो वहाँ पर हम अपने नाम के साथ समटाइम्स नंबर्स भी ऐड करते हैं। तो बेसिकली उसके बैकएंड पे यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि वो नंबर्स को क्या करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। नंबर्स स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन जो ये अल्फ़ाबेट वाली स्ट्रिंग होती है ये नंबर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकती। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? क्लास में ही मौजूद हैं आप लोग? जी आ रहा है। तो काइंडली जब पूछा जाता है तो बराए मेहरबानी बताया करें, बोला करें, ताकि पता भी चलता रहे कि बिल्कुल क्लास में आप लोग मौजूद हैं। सो कि यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है जो कि आपने देख भी लिया होगा स्टार्टिंग में। अगर जिनको इसका आइडिया नहीं है तो आप एक दो बार दोबारा से इस लेक्चर को जब सुनेंगे तो आपको गो थ्रू हो जाएगा। बिल्कुल भी पाइथन मुश्किल नहीं है, ये चीज़ें, ये स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट इनका पता होना, समझना, अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, फिर ही आगे चल के ये हमारे लिए यूजेबल रहेंगे। ओके, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया है कि आपने इस नोटबुक को किस तरह से ओपन करना है। ठीक है, फिर भी कोई इशू वगैरह हो तो डेफिनेटली आप जो है वो टेक्स्ट वगैरह कर सकते हैं, पूछ सकते हैं दोबारा। ओके देन हम अपनी आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, बहुत इजी चीज़ें हैं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे, ऑपरेटर्स के टॉपिक्स को समझेंगे, फिर इसी तरह हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ों को इसमें कवर करते हुए जाएंगे। और इसी के अंदर हम लोग अपनी विजुअलाइजेशन भी यूज़ करेंगे। उसके लिए भी कोई मुश्किल कोड नहीं है, सिंपल ही कोड्स हम लोग यूज़ करेंगे। फिर डाटा को किस तरह से एनालाइज, यानी उसके ऊपर EDA एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस पाइथन का यूज़ करते हुए कैसे करते हैं वो भी हम लोग करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर हेयरिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।